ट्वेल्थ क्लास की पॉलिटी का क्लास चल रहा था, जो कि लेसन हम लोग 1 कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका पॉलिटी का दूसरा किताब है, जो सेकेंड बुक आती है उसी का है। तो उसी में हम लोग फर्स्ट में जो हम लोग देख रहे थे कि राष्ट्र की एकता, जिसमें हम लोग को एकता और अखंडता को देखना था, और इसमें हम लोग को मेन रूप से पढ़ना है लोकतंत्र के बारे में। तो इसको भी हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे और डिटेल्स पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये आपको कार्टून से दिखाई गई है, जो कि कार्टून बनाई गई है किनके द्वारा? तो शंकर के द्वारा। शंकर भगवान नहीं समझिएगा, शंकर नाम है उनका। देखिए इस अध्याय में हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बारे में। 1 मिनट थोड़ा सा इसको कम कर लेता हूँ जी। तो पिछले अध्याय में हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौती के बारे में चर्चा की थी, ठीक है, कि क्या क्या चुनौती थी। राष्ट्र निर्माण की चुनौती के तुरंत बाद हमारे सामने एक और चुनौती थी, जो लोकतांत्रिक राजनीति को ज़मीनी तैयार की थी, यानी कि किस तरह से हम उसको लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम कर सके। ये भी एक तरह से हमारी चुनौती ही थी। राजनीतिक दलों के बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा आज़ादी के तुरंत बाद शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम चुनावी राजनीति के पहले दशक की बातों पर गौर करेंगे कि पहले क्या थी, यानी कि पहले जो 10 साल में चुनावी राजनीति क्या थी, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। इस चर्चा से हम निम्नलिखित बातों पर समझ सकेंगे। क्या है बात? पहले, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना करना होगा, यानी हमें चुनाव आयोग की स्थापना करनी होगी। आज़ादी के बाद के शुरुआती सालों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा कैसे रहा और फिर उसका पतन कैसे हुआ। विपक्षी दलों और उनकी नीतियों का उद्भव देखना है कि विपक्षी जो दलों थी उनकी क्या नीतियां थी और किस तरह से उन्होंने अपना काम किया। ये सब हमें इसमें देखना था। क्या है कि शंकर का यह मुख्य पृष्ठ प्रसिद्ध कार्टून उनके संग्रह डोंट स्पेयर मी शंकर के मुख्य पृष्ठ से लिया गया है। मूल कार्टून भारत की चीन नीति पर बनाया गया था, लेकिन यहाँ यह कार्टून एक दलीय प्रभुत्व के समय कांग्रेस द्वारा निभाई जा रही सत्ता पक्ष और विपक्ष की दोहरी भूमिका और दोहरी नीति को भी दर्शाता है कि जो एक दलीय जो कांग्रेस थी वही तो जीतते आ रही थी। यानी कि सबसे पहली बार तो हम जानते हैं कि जो चेंज हुई थी 1977 में हुई थी। उसके पहले आज़ादी के बाद से लेकर के 1977 तक यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ एक ही दलीय थी, और एक दल में कौन थी? सिर्फ कांग्रेस थी। तो यहाँ पर दोहरी नीति कैसे दिखाया गया था, इसी में हमको दिखाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो कि अध्याय नंबर 2 में एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल यानी कि हमारे पास जो दल थी उसका नाम था कांग्रेस। तो कांग्रेस किस तरह से अपना प्रभुत्व जमाए हुए था, उसी के बारे में हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, चलिए कुछ भीमराव अंबेडकर की बातें पहले उनको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उनके बाद चलते हैं। कहता हिंदुस्तान की राजनीति में नायक पूजा जितनी बड़ी भूमिका अदा करती है, उसकी तुलना दुनिया के किसी भी देश की राजनीति में मौजूद नायक पूजा के भाव से नहीं की जा सकती। लेकिन राजनीति में नायक पूजा का भाव सीधे पतन की ओर ले जाता है। यह रास्ता तानाशाही की तरफ जाता है। अगर जिस प्रकार से हम एक ही तरफ रहेंगे, एक ही की बात सुनेंगे, तो समझ लेंगे यहीं से कि हमारा जो देश है, जो हमारा उस पार्टी का जो है वो पतन की ओर जा रहा है। क्योंकि वो अब सिर्फ क्या करेगा, प्रजातंत्र न करके राजतंत्र की ओर वो बढ़ना शुरू कर देते हैं। इसीलिए ये बात किनकी कही गई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो हम लोग चलते हैं जो हम लोग को स्टडी करनी है। कहता है आपको अब अंदाज़ा लग चुका होगा कि स्वतंत्र भारत का जन्म किन कठिनाई परिस्थितियों में हुआ। अपने देश के सामने शुरुआत से ही राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी, और इन गंभीर चुनौतियों के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां किस प्रकार से हमारे पास आया। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए कहता है ऐसी चुनौतियों के चपेट में आकर कई अन्य देशों के नेताओं ने फैसला किया कि उनके देश में अभी लोकतंत्र नहीं अपनाया जा सकता है। ठीक है, यानी इतनी ज़्यादा चुनौती भरी थी कि जो नया आज़ाद हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर इतना जब ये भारत बड़ा देश हो करके भी उसमें चुनौती से खाली नहीं है,
तो अगर हम सोचते हैं कि हम अपने देश में भी लोकतंत्र कायम रखें तो ये हमारे से बस की बात नहीं है। ये बहुत सारे लोगों ने देख करके, बहुत सारे देश के नेताओं ने फैसला किया कि उनके देश में लोकतंत्र को अपनाना अभी संभव नहीं है। इन नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय एकता हमारी पहली प्राथमिकता है। सबसे पहली बात सोचा कि लोकतंत्र अब हटाइए, सबसे पहले हम लोग एकता को बदहाल करेंगे, एकता को यहाँ पर पहले कायम करेंगे कि सब लोग पहले एकजुट होकर के रहे, तब उसके बाद लोकतंत्र हम लोग लाएंगे। और लोकतंत्र को अपनाने से मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। ये उनकी कहना था कि सबसे पहले हमारी क्या है तो एकता को अपनाएंगे, और लोकतंत्र में हम नहीं अभी अपना सकते क्योंकि उसको अपनाने से क्या होगा, मतभेद और संघर्ष जो है वो बढ़ जाएगा। उपनिवेशवाद के चंगुल से आज़ाद हुए कई देशों में इसी कारण अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हुई। इस अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कई रूप थे। कहीं पर थोड़ा बहुत लोकतंत्र रहा, लेकिन प्रभावी नियंत्रण किसी एक नेता के हाथ में था, तो कहीं पर एक दल का शासन कायम हुआ और कहीं कहीं सीधे सीधे सेना ने सत्ता की बागडोर संभाली। अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की शुरुआत इस वायदे से हुई कि जल्दी ही लोकतंत्र कायम कर दिया जाएगा। बहरहाल एक बार कहीं अलोकतांत्रिक शासन का पांव जम गए तो फिर उसे बदल पाना मुश्किल होता है। देखिए यहाँ पर हुआ क्या, बहुत सारे लोग तो देश लोग क्या हुआ कि भारत की परेशानी थी, चुनौती थी, इसको देख करके पहले ही हड़क गए कि नहीं भाई, हम तो अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं अपनाएंगे क्योंकि इससे हो सकता है कि मतभेद होगा और संघर्ष बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसके और फिर सोचा कि अगर एकता अभी हम कर लेंगे तो धीरे धीरे हम हो सकते हैं कि उसको क्या करेंगे, लोकतंत्र में लाएंगे। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि बहुत सारे देशों में क्या हुआ कि एक ही पार्टी शासन करने लगी, फिर कहीं कहीं क्या हुआ कि सेना सत्ता संभालने लगी। अब एक बात बताइए, जहाँ पर सेना सत्ता संभालने लगेगी फिर अब बाद में कहिएगा कि वो हमको दे दो, ये कभी पॉसिबल नहीं है। जैसे आज के डेट में देखा जाए कि आपको पाकिस्तान जो आज भी कहता है कि लोकतंत्र, लेकिन वहाँ पर मेन रूप से लोकतंत्र नहीं है। कारण ये है कि पाकिस्तान का जो सेना है वही सत्ता संभाल रही है। ठीक है, तो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अब वो फिर से मतलब कि वो लोकतंत्र में बदल दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वही इसमें कह रही थी कि एक बार कहीं अलोकतांत्रिक शासन के पांव जम जाएगा ना तो फिर से उसे बदल पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन भारत ने बहुत मुश्किलों को झेल करके अपने लोकतंत्र कायम कर लिया। भारत में परिस्थितियां बहुत अलग नहीं थी, लेकिन आज़ाद भारत के नेताओं ने अपने लिए कहीं ज़्यादा कठिन रास्ता चुनने का फैसला किया था। नेताओं ने कोई और रास्ता चुना होता तो वह आश्चर्य की बात होती, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की गहरी प्रतिबद्धता लोकतंत्र से थी कि हम जो आज़ादी जो लिए, स्वतंत्रता जो लिए हैं, इसका मेन हमारा मोटो एक ही चीज़ था कि हम पहले देश में क्या लगाएंगे, लोकतंत्र रखेंगे जिससे कि हमारे सभी जनता खुश रहें। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा फैसला ले कोई लोग लेते नेता लोग, जिससे कि या तो हो सकता है सैनिकों के हाथ में दे देते या कोई एक पार्टी की होती तो लोकतंत्र नहीं होती, तो एक तरह से कहा जाता कि आज़ादी लेने से हमको में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारे नेता लोकतंत्र में राजनीति की निर्णायक भूमिका को लेकर सचेत थे। वे राजनीति को समस्या के रूप में नहीं देखते थे, वे राजनीति को समस्या के समाधान के उपाय मानते थे। कि राजनीति, बहुत लोग क्या कहते हैं, जो राजनीति है ना उसको सोचते थे कि समस्या है, ठीक है, लेकिन एक समस्या नहीं है, एक समाधान है कि एक नेता जो है बहुत लोग के बारे में सोचेगा, समझेगा और उसकी ज़रूरत को जो है पूरा करेगा, और जो भी उसके पास समस्या है उस सबको समाधान करेगा। कहता हर समाज के लिए यह फैसला करना जरूरी होता है कि उसका शासन कैसे चलेगा और वह किन कायदे कानूनों पर अमल करेगा। ये सबसे बड़ा समाज के लिए फैसला होता है कि उसके शासन जो चलाने वाले हैं वह कैसे होंगे, कैसे शासन चलेगा, वो किन कायदे कानूनों पर अमल करेगा। ये सब जानकारी उसके लिए बहुत अहम रखती है।
कहता है चुनने के लिए हमेशा कई नीतिगत विकल्प मौजूद होते हैं। किसी भी समाज में कई समूह होते हैं। इनकी आकांक्षाएं अक्सर अलग अलग और एक दूसरे के विपरीत होती है, क्योंकि एक समाज में एक तरह के लोग नहीं रहते हैं। तो ठीक है, तो क्यों क्यों नहीं रहते? क्योंकि उनके जो है ना, देखिए, बहुत सारे मिलकर डाइवर्सिटी बनाते हैं और सभी का आकांक्षाएं अलग अलग होती है कि हम ये सोचते हैं, हम ये सोचते हैं। तो सभी के अपने में क्या होंगे, सोचने की क्षमताएं अलग अलग हैं। ठीक है, तो यानी एक दूसरे के बहुत विपरीत होती है उनकी आकांक्षाएं। हम सोचेंगे कि भाई आज देश को मतलब कि कुछ नया काम करें, तो कहेगा नहीं ये काम ठीक नहीं है, पुराना ही बढ़िया था। जैसे आज अगर सरकारी संस्था में देखा जाए तो पहले ओपीएस था, ओल्ड पेंशन स्कीम था, लेकिन उसके बाद आया एनपीएस, फिर उसके बाद आ गया यूपीएस। तो यदि देखिए कि अगर किसी से पूछेगा कि बढ़िया कौन है, तो सब सोचेगा कि नहीं पुराना वाला, लेकिन नए ख्यालात वाले कहेंगे कि ना एनपीएस है, क्योंकि सीधा शेयर मार्केट पर है। शेयर मार्केट अगर बढ़ गई तो करोड़ों रुपए का मुनाफा दे देगा, फिर अगर घट गई तो गया काम से। तो जो पुराने लोग होते हैं वो सब कहते हैं कि हमें क्या, हमें रिस्क नहीं लेनी है, तो सब ओपीएस पर जाते हैं। तो सरकार ने दोनों को बीच में लेकर के आया यूपीएस। तो इस तरह से बहुत सारे के आकांक्षाएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग सोच विचार होते हैं और सब एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ऐसे में हम विभिन्न समूहों के हितों को आपसी टकराव से कैसे निपट सकते हैं, इसी सवाल का जवाब है लोकतांत्रिक राजनीति। एक दूसरे के सवाल हैं कैसे हम लोग दोनों को मेल मिलाप करके चला सकते हैं, इसका एक ही जवाब था कि लोकतांत्रिक राजनीति होनी चाहिए। सत्ता और प्रतिस्पर्धा राजनीति की दो सबसे ज़्यादा जाहिर चीज़ें हैं, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों का उद्देश्य जनहित का फैसला करना है और उन पर अमल करना होता है, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि ये क्या है, लोकतांत्रिक है। हमारे नेताओं ने इसी रास्ते को चुनने का फैसला किया था। चाहे जो हो जाए, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को जरूर अपनाएंगे और उसके तहत ही हमारे देश में आगे डेवलपमेंट का कार्य होगा। कहता है पिछले साल आपने पढ़ा कि हमारे संविधान कैसे बना, यानी कि 11th में आपको याद होगा कि हमारा संविधान 26 और 1949 को अंगीकृत किया गया था, यानी संविधान में आपको अंगीकृत दिखाता है। और 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे कि नहीं, सही बात है, इस संविधान को अब क्या करना चाहिए, अमल कर देनी चाहिए। यह संविधान 26 जनवरी 1950 से अमल में आ गया था। अमल मतलब काम करने लगा था। उस वक्त देश का शासन अंतरिम सरकार चला रही थी। अंतरिम शासन का मतलब होता है कि बिना चुने हुए सरकार रहना। ठीक है, जैसे अभी बांग्लादेश में देखेंगे तो बिना चुना हुआ कौन है, यूनिस। ठीक है, मोहम्मद यूनिस, वो बिना चुने हुआ है। जब अगर चुना होता तो कभी वो जीतने वाला इंसान नहीं है। तो उसी को बोलते हैं अंतरिम सरकार, यानी कि बिना चुनाव के सरकार में बने रहना। कर वक्त का तकाजा था कि देश के शासन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा चलाया जाए। ये देश की कहना था कि जो भी शासन जो चलाए जाएंगे वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव के बाद होगा। संविधान ने नियम तय कर दिए थे कि और अब इन्हीं नियमों पर अमल करने की जरूरत थी। संविधान में क्या था, एक प्रकार का नियम ही तो था और उसी नियम पर सब लोग को काम करना था। ये बात कही गई थी किसमें, लोकतंत्र में। कहता शुरू में ख्याल था कि यह काम महज चंद महीनों का है। भारत के चुनाव आयोग का गठन 1950 के जनवरी में हो गया, ताकि क्योंकि ये चुनाव करा सके। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि हमारे देश के पहले चुनाव आयुक्त कौन बने, तो आंसर रखिएगा सुकुमार सेन। कौन बने, सुकुमार सेन, ध्यान में रखिएगा। उम्मीद की जा रही थी कि देश का पहला आम चुनाव 1950 में ही किसी वक्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1951 में पहले चुनाव करवाई गई थी। ठीक है, चलिए एक बात और हम लोग पढ़ लेते हैं। कहता है यहाँ पर कि हमारे लोकतंत्र में ही ऐसी कौन सी खूबी है, आखिर देर सवेर हर देश ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना ही लिया है ना। ऐसा क्या खूबी है, ऐसा बहुत खूबी है, क्योंकि ये जो लोकतंत्र है ये देश की भाषा है, ये देश की आवाज़ है कि किस प्रकार से हर एक जनता की आवाज़ है, किस प्रकार से लोग उसको अमल में लाते हैं। यानी हर एक जनता इसमें बखूबी जीवन जीने का अधिकार उसको प्राप्त होगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे।
अब चुनाव आयोग का कहना क्या था, चुनाव आयोग ने लोगों का कहना था कि चुनाव आयोग का गठन हो गया जनवरी 1950 में, तो हो सकता है कि इस साल ही क्या कर लेगा, चुनाव करवा लेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। कहता बहरहाल चुनाव आयोग ने पाया कि भारत के आकार को देखते हुए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव कराना कोई आसान मामला नहीं है। यानी इतना बड़ा देश है भारत कि सोचा है कि एक स्वतंत्र रूप से, यानी किसी भी पार्टी को उसमें हस्तक्षेप ना हो और एकदम निष्पक्ष यानी कि एकदम पारदर्शिता होकर के चुनाव करवाएं, ये आसान बात नहीं थी, क्योंकि उस वक्त ईवीएम नहीं ना था ना, इसीलिए ईवीएम होता तो कोई बात नहीं थी। चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जरूरी था कि कितना क्षेत्र में कौन एमपी रहेंगे, कितना एमपी रहेंगे। ठीक है, जैसे बिहार में अभी 40 क्या है, एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद हैं। तो उसी प्रकार से देखा जाए यूपी में 80। तो इस प्रकार से सीमांकन करना था कि कौन से अधिकार, मतलब कौन से सांसद क्षेत्र में कौन सा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से फिर मतदाता सूची यानी मताधिकार प्राप्त वयस्क व्यक्तियों की सूची भी बनाना आवश्यक था कि कौन व्यक्ति के 18 साल से एज ज़्यादा हो गया वो वोटिंग देगा, इसका भी सूची हमको बनाना था। पता है इतना काम करना मुश्किल था एक साल में। इन दोनों कामों में बहुत सारा समय लगा। मतदाता सूचियों का जब पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ तो पता चला कि इसमें 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए, यानी कि 40 लाख महिलाओं के दर्ज नहीं हो पाए थे। इन महिलाओं को अला की बेटी, फला की बीवी के रूप में दर्ज किया गया था। ठीक है, यानी कि अल्लाह फल्ला होता है ना कि इसकी बेटी है, उसकी बीवी है, इस प्रकार से दिखाया गया था। चुनाव आयोग ने ऐसी प्रविष्टियों को मानने से इनकार कर दिया। आयोग ने फैसला किया कि संभव हो तो इनका पुनरावलोकन किया जाए, फिर से इसकी जांच की जाए और ज़रूरी लगे तो ऐसी प्रविष्टियों को हटाया जाए। यह अपने आप में हिमालय की चढ़ाई जैसा दुष्कर काम था, यानी इतना बड़ा ही काम था कि फिर से इसको किया जाए, तो एक तरह से हिमालय पर ना चढ़ना, ये काम करना दोनों बराबर हो रहा था। इतने बड़े पैमानों को ऐसा दुनिया में अब तक नहीं हुआ था। इतना बड़ा पैमाने पर ऐसा काम कोई दुनिया में नहीं किया था। उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे। इन्हें 3200 विधायक और लोकसभा के लिए 489 सांसद चुनने थे। ये ध्यान रखिएगा, टोटल भारत में विधायक कितने चुनने थे, 3200। टोटल विधायक कितना चुने थे, 3200, और कुल सांसद कितने चुने थे, 489। और टोटल मतदाता की संख्या कितनी थी, 17 करोड़, ये याद रखिएगा। ठीक है, कहता इन मतदाताओं में महज 15% साक्षर थे। तो साक्षर भी कितने थे, 15%। ज़्यादा लोग यहाँ पर अनपढ़ ही लोग थे, इलिटरेट थे। इस कारण चुनाव आयोग को मतदान की विशेष पद्धति के बारे में भी सोचना पड़ा कि कैसे करें कि लोग गलत ना करें। चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया, यानी कि ट्रेनिंग दिया। कितने से, तो कह रहा है कि 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को। ठीक है, थोड़ा सा रुकिए। देश के विशाल आकार और मतदाताओं की भारी भरकम संख्या के लिहाज से ही पहला आम चुनाव अनूठा नहीं था, बल्कि मतदाताओं की एक बड़ी तादाद गरीबी और अनपढ़ लोगों की भी थी। और ऐसे माहौल में यह चुनाव लोकतंत्र के परीक्षा की कठिन घड़ी था। यानी बढ़िया लोग होते, एक जैसे लोग होते तो टेंशन नहीं था, लेकिन बहुत लोग क्या थे यहाँ पे, इलिटरेट थे। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन थी किस प्रकार से समझाया जाए कि वोटिंग ऐसे होगी, वोटिंग वैसे होगी, कहाँ कैसे वोट देना है, ये सब बतानी थी। इस वक्त तक लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों में ही कायम था। उस समय यूरोप के बहुतेरे देशों में महिलाओं को मताधिकार नहीं था। सोचिए यूरोप में उस समय, ऐसे में हिंदुस्तान में सार्वभौम मताधिकार पर अमल करना कहाँ गया, अमल हुआ। और यह अपने आप में बहुत बड़ा जोखिम प्रयोग था, क्योंकि एक बात, पहले महिलाओं को उतना बात नहीं दिया जाता था, मैंने कोई वैल्यू नहीं थी। तो जैसे विदेशों में भी जब नहीं कहा गया कि वहाँ पर महिलाएं वोट दे सकती है, तो भारत में क्यों देंगे, ये बहुत बड़ी टेंशन था उस समय। ठीक है,
तो इसलिए यहीं पर कहा गया कि बहुत बड़ा जोखिम भरा था। एक हिंदुस्तानी संपादक ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया था। ठीक है, कि देखते हैं क्या होता है। ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका ने लिखी थी कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा। इनका किसका कहना था? ये इतिहासकार का। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस जो भारत अलग ही रहा। पहले तो लोग पिछले बार बोले थे कि इतना ज़्यादा विविधता का देश है भारत, एक साथ कभी नहीं रहेगा, लेकिन इसके उल्टे हो गया। तो जो भी चीज़ लोग सोच रहे थे ना, इसके भारत में एकदम विपरीत हुआ। ये सार्वभौम मताधिकार का मतलब हुआ सबको एक जैसा। इंडियन सिविल सर्विसेज के एक अंग्रेज नुमाइंदे का दावा था कि आने वाला वक्त और अब से कहीं ज़्यादा जानकार दौर बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों का मतदान का या बेहूदी नौटंकी देखेगा। यानी कि ऐसा सोच रहा था, एकदम नेगेटिव थॉट्स दे रहे थे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, भारत ने ऐसा नहीं कर पाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा। तो इसी को देखते हुए अगर देखा जाए, ठीक है, लेकिन भारत में जस्ट इसके क्या हो गए? अपोजिट हो गए कि भाई तुम जो कह रहे हो, हाँ, इसके क्या होंगे? भारत में अपोजिट ही। चुनाव को 2 बार स्थगित करना पड़ा और आखिरकार 1951 के अक्टूबर से 1952 के फरवरी तक चुनाव हो गए। बहरहाल इस चुनाव को अमूमन 1952 का चुनाव ही कहा जाता है। ठीक है, तो पूछेगा कि पहले चुनाव कब हुआ? 1952। क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में मतदान 1952 में ही हुए थे। चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना में कुल 6 महीने लगे। आज तो लास्ट चुनाव जो 1 तारीख को हो रहा है, तो उसका रिजल्ट कब हो रहा है? 3 को। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। चुनाव में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी हुआ। औसतन हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। कुल मतदाताओं में आधे से अधिक ने मतदान के दिन अपना वोट डाला। चुनावों के परिणाम घोषित हुए तो हारने वाले उम्मीदवारों ने भी इन परिणामों को निष्पक्ष बताया कि नहीं, ठीक था, इतना ही वोट हमारा आया। सार्वभौम मताधिकारों के इस प्रयोग ने आलोचकों को एक मुंह बंद कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि इन चुनावों ने उन सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया जो सार्वभौम मताधिकारों के शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे। यानी सारे इतिहासकारों के पर ये चीज़ मुंह पर कालिक पोता गया कि लोग कहते थे कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन भारत सरकार में भारत में ऐसा हुआ। देश से बाहर से पर्यवेक्षक भी हैरान थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा, यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया। 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। यह दलील दे पाना संभव नहीं हो रहा कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी अथवा अमीरी, अशिक्षा के माहौल में नहीं कराए जा सकते। ये कहना सही नहीं होगा। यह बात साबित हो गई कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है। ये सब सोचिए कितनी बड़ी सब कही गई कि भारत से ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ बोली गई, लेकिन अब पता चलता है कि भारत में काबिलियत थी। उसी वक्त से भारत में काबिलियत थी कि जो चीज़ लोग नहीं कहेंगे हम वो चीज़ करके दिखाएंगे। कुछ बातें बीच में हमारी छूट गई थी, अब हम लोग थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। देखिए, पहले एक मिस्टर एंड मिसेस की बात कहा, यह एक सही फैसला था, लेकिन ऐसे लोगों का क्या किया जाए जो अभी भी औरतों को किसी की पत्नी के रूप में देखने के आदी हैं। इस तरह के व्यवहार से लगता है मानो एक स्त्री का कोई नाम ही ना हो। किस नाम से? जब सार्वभौम मताधिकार का प्रयोग लाने कहा जा रहा था, लेकिन कुछ लोग कहता था कि अभी औरतों को ये मताधिकार का प्रयोग करना ये अच्छी नहीं होगी, इसका मताधिकार देंगे ही नहीं, ऐसा लोगों कहना था कि नहीं देंगे। तो इसीलिए कहा गया कि लगता है कि स्त्री का कोई नाम ही ना हो, ऐसे पता चलता है। इलेक्शन कमेटी में देख रहे होंगे कि इलेक्शन कमेटी है ये सब,
इलेक्शन का कमेटी किस तरह से काम कर रहे थे उसके लिए था। तो यहाँ पर कह रहा 1951 में कांग्रेस द्वारा पार्टी उम्मीदवार चुनने के लिए बनाई गई चुनाव समिति पर कार्टूनिस्ट का एक नज़रिया था। समिति में नेहरू के अलावा मोरारजी देसाई, रफ़ी अहमद किदवई, डॉक्टर BC राय, कामराज नाडार, राजा गोपालचारी, जगजीवन राम, मौलाना आज़ाद, DP मिश्रा, PD टंडन और गोविंद बल्लभ पंत भी दिखाई दे रहे थे इलेक्शन कमेटी में। यानी एक जो ये कमेटी बनाई गई थी ये एक पार्टी की कमेटी थी कि कहाँ से कौन इलेक्शन लड़े, मतलब जो भी है वो अपना पार्टी मेंबर थे, ठीक है। और उसमें उसके पीछे ये सब जनता थे। तो जानते ही हैं कि मूवी में देखते होंगे कि जनता लोग पीछे से खड़ी रहती है। हाँ, मतदान के बदलते तरीके, आज मतदान के तरीके कैसे बदल गए। यो EVM आ गया ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसी के बारे में यहाँ पर बताई जा रही है। देखिए इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होता है। इसके जरिए मतदान उम्मीदवारों के बारे में अपनी पसंद जाहिर करते हैं। लेकिन शुरू में इसके दूसरा तरीका अपनाया गया था। पहले आम चुनाव में फैसला किया गया था कि हर एक मतदान केंद्र में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक मतपेटी रखी जाएगी, अलग अलग मतपेटी, और मतपेटी पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित होगा। प्रत्येक मतदाता को एक खाली मतपत्र दिया जाएगा जिसे वह अपने पसंद के उम्मीदवारों को मतपेटी में डालेगा। सिर्फ खाली पत्र, उसमें कुछ नहीं, बस जैसे मान लिया कि दो यहाँ पर मान लीजिए BJP है और एक कांग्रेस है, तो इसके लिए एक पेटी और दूसरे में एक पेटी, बस कागज़ डालना था, ठीक है। अलग अलग छापा हुआ था कि इसमें, ठीक है। अब इस तरह से जब दिया हुआ था इसमें छांटने की ज़रूरत नहीं रहती थी, सिर्फ क्या करना था, बस गए और कागज़ को गिन लेना था और कुछ नहीं। इस काम के लिए तकरीबन 20 लाख स्टील के बक्से का इस्तेमाल हुआ। इसमें ऐसे ऐसे लगाने पड़े तो कितने, हमको 20 लाख स्टील का बक्सा का इस्तेमाल किया गया। पंजाब के एक पीठासीन पदाधिकारी ने मतपेटियों की तैयारी का एक ब्यौरा कुछ इस तरह बयान किया कि हर एक मतपेटी के भीतर और बाहर संबंध उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित करना था और मतपेटी के बाहर किसी एक तरफ उम्मीदवार का नाम उर्दू, हिंदी और पंजाबी में लिखना था। इसके साथ साथ चुनाव क्षेत्र, चुनाव केंद्र और मतदान केंद्र की संख्या भी यहीं दर्ज करनी थी। किस पर, पेटी पर ही। उम्मीदवार के आंकिक ब्यौरे वाला एक कागजी मुहरबंद पीठासीन पदाधिकारी के दस्तखत के साथ मतपेटी पर लगाना था। मतपेटी के ढक्कन को तार के सहारे बांधना था और इस जगह पर मुहरबंद लगाना था ताकि फिर कोई सील उसको न तोड़ सके। यह सारा काम चुनाव की नियत तारीख से ठीक एक दिन पहले करना था। चुनाव चिन्ह और बाकी ब्यौरों के दर्ज करने के लिए मतपेटी को पहले सरेस कागज या ईंट के टुकड़े से रगड़ना पड़ता था। कुल 6 लोगों ने 5 घंटे लगातार काम किया, तब कहीं जाकर के यह काम पूरा हुआ। इस काम में मेरी 2 बेटियां भी लगी हुई थी। यह सारा काम मेरे घर पर ही हुआ था, ठीक है। कहता शुरुआती 2 चुनाव के बाद यह तरीका बदल दिया गया। अब मतपत्र पर ही हर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित किया जाने लगा। मतदाता को इस मतपत्र पर अपने पसंद के उम्मीदवारों के नाम के पर मुहर लगानी होती थी। यह तरीका अगले 40 सालों तक अमल में रहा। सन 1990 के दशक में अंत में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का इस्तेमाल शुरू किया। 2004 तक पूरे देश में EVM का इस्तेमाल चालू हो गया, ठीक है। कहता अपने परिवार या पड़ोस के बुजुर्गों से चुनाव की भागीदारी और उनके अनुभवों के बारे में पूछे। क्या इनमें से किसी ने पहले या दूसरे आम चुनाव में भाग लिया था? पहले वो वाला सादा पेज वाला, फिर उसके बाद दूसरे पेज पे क्या रहता था, सबका लिखा हुआ था चुनाव चिन्ह और इसके सामने मुहर लगाना था। जो अभी भी देखेंगे तो पैक्स के चुनाव में अभी आए थे। किसको, हाँ, इन लोगों ने किसको वोट दिया था और वोट देने का कारण क्या था, ये सब पूछिएगा। क्या इनमें कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके तीनों तरीके से मतदान किया हो? कौन सा तरीका उनसे सबसे ज़्यादा पसंद आया, ये भी उनसे पूछिएगा कि कौन सा तरीका आपको बढ़िया है। तो आज वाला बढ़िया है क्योंकि टाइमिंग बहुत कम लगते हैं। उस दौर के चुनावों की तुलना में आज के समय के चुनावों में इन्हें क्या क्या फ़र्क नज़र आते हैं? बहुत सारे फ़र्क नज़र आएंगे क्योंकि अभी क्या है कि टाइमिंग कम लगते हैं। ये है आपका पहले बैलेट पेपर। बैलेट पेपर का रूप यही था। ये अब तो नाम भी दे रहा है ना, नाम भी पहले नहीं था, बस खाली चुनाव चिन्ह दिए रहते थे,
ठीक है। और ये हो गया आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रारूप। तो हम लोग तो ये सब पढ़ लिए। मौलाना अबुल कलाम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इनका पहले फ़ोटो देख लीजिए, ये बहुत बढ़िया इंसान थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जन्मे थे 1888 में, यानी कि कांग्रेस के बनने के 3 साल बाद, और ये जीवित रहे 1958 तक। इनका मूल नाम था अबुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद। इस्लाम के विद्वान थे, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के नेता थे। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक थे, विभाजन के विरोधी भी थे, संविधान सभा के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत में बने पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि शिक्षा मंत्री, पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो बोलेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब हम लोग देखेंगे आगे कि पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व कैसे था। हम लोग अगले वीडियो में इसको देखेंगे। अभी यहाँ पर बहुत सारे पढ़ने हैं, टेंशन मत लेना है, अभी आपको देखते रहना है, ठीक है। यानी करीब 2, 3, 4 वीडियो ज़रूर इसमें लगेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।